जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टार्ट माई परीक्षा में। तो चलिए फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, सभी लोग जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी को गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को शुभ संध्या। ठीक है, और चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला है। SSC, GD, यूपी पुलिस, लेखपाल सभी का बेहतरीन प्रश्नों का समागम है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा गलत है? निम्न में से कौन सा गलत है? राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। 30 वर्ष की आयु पर वह व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है दोस्तों। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ गलत है डी नंबर। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 35 वर्ष रखी गई है दोस्तों। 30 वर्ष में कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नहीं बन सकता है। 35 वर्ष की आयु में क्या बन सकता है? राज्यपाल बन सकता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ गलत कौन सा है? डी नंबर। बाकी ये सारी चीज़ें सही हैं। जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल सही है, प्रसाद पर्यंत उसका कार्यकाल होता है। और राज्यपाल अपना इस्तीफा भी किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को खालिस्तान की सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? फटाफट जवाब दे दीजिए। तो दोस्तों केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री हो, केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री हो, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसे नियुक्त करता है। यहाँ पे ए नंबर एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ए नंबर एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सही है? पहला है जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो आपको बताना है कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। फटाफट जवाब दे दिए। तो भारत के पहले मुस्लिम जो राष्ट्रपति थे वो जाकिर हुसैन थे। और इनका जो कार्यकाल था बच्चों 1967 से 1969 तक था। लिख लीजिएगा 1967 से 1969 तक था। और वे सबसे कम अवधि पर रहने वाले राष्ट्रपति थे दोस्तों। और इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। तो याद रखिएगा कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? जर्क, इरबिड, साल्ट, अम्मान। फटाफट बताइए। तो जॉर्डन की राजधानी है दोस्तों अम्मान। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। और इसकी मुद्रा है दिनार। मुद्रा क्या है दोस्तों इसकी? दिनार। कई बार पूछा गया है कि जॉर्डन की राजधानी, तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान और यहाँ की मुद्रा क्या है? दिनार। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? फटाफट बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? लियू, तोगरोग, क्यात, मेटिकल। फटाफट बताइए। तो मंगोलिया की जो मुद्रा है दोस्तों उसका नाम है तोगरोग। सही जवाब है बी नंबर। मंगोलिया की मुद्रा है तोगरोग और यहाँ की जो राजधानी है वो उलान बटोर है। क्या है? उलान बटोर। लिख लीजिएगा यहाँ की जो राजधानी है वो उलान बटोर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? इराक, बांग्लादेश, जॉर्डन, इंडोनेशिया। फटाफट बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया। एशिया महाद्वीप का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया है दोस्तों। सबसे पहले नंबर पर आता है चीन, दूसरे नंबर पर आता है भारत, तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है, पहले नंबर पर आता है चीन, दूसरे में भारत, तीसरे में इंडोनेशिया। जो बांग्लादेश है 5वें नंबर पर आता है। चलिए जनसंख्या की दृष्टि से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिका राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिका राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? गुयाना, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वेडोर।
फटाफट बताइए कि सबसे बड़ा वन कहाँ पाया जाता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील में अमेरिका के जो देखिए जो दक्षिणी अमेरिका का जो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है, यहाँ पर ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ है बच्चों? ब्राज़ील पर है दोस्तों, ठीक है। और ये अमेजन बेसिन का नाम आपने सुना होगा, अमेजन बेसिन या अमेजन बेसिन, ठीक है, अमेजन बेसिन के आसपास है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो भैया इसकी सही जवाब हो जाएगी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी और ये इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465 किलोमीटर की है और ये महाराष्ट्र से निकलती है दोस्तों, ठीक है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? बताइए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर। फटाफट बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। डी नंबर एकदम करेक्ट आंसर है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या था? दोस्त, साथी, यात्री, मित्र। फटाफट बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब था साथी। जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किया गया मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या था? तो साथी नाम था। क्या नाम था? और ये मोबाइल एप्लीकेशन था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया है? बताइए। अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी संधि को नवीनीकृत कर दिया है? भूटान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल। क्या जवाब हो जाएगा? नेपाल। 2016 में नेपाल के साथ अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत किया गया है और ये 2023 तक चलेगी। कब तक चलेगी? 2023 तक चलेगी दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहने वाले चीन को कितने स्वर्ण पदक मिले थे? एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 102, 112, 122, 132। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 132 पदक जीते थे, जिसमें कि 132 स्वर्ण पदक थे दोस्तों, याद रखिएगा। 92 रजत पदक थे। देखिए 132 स्वर्ण पदक, 92 रजत पदक और 65 कांस्य पदक जीते थे और टोटल होते हैं 285। कितने? 285 जीते थे। 289, सॉरी दोस्तों, 289 जीते थे। कितने जीते थे? 289 पद जीते थे। भारत इस पदक तालिका में 8वें नंबर पर था। पहले नंबर पर चीन था, दूसरे स्थान का छोड़ दीजिए, 8वें नंबर पर आइए। भारत 8वें नंबर पे था और इसने 15 स्वर्ण पदक जीते थे, सोने के गोल्ड जीते थे, 24 रजत जीते थे, 24 रजत जीते थे और 30 कांस्य जीते थे। 15 गोल्ड, 24 रजत और 30 कैसे? कांस्य जीते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस देश में? नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी। चलिए बताइए फटाफट। तो भैया इसका मुख्यालय नीदरलैंड में एक जगह पड़ती, द हेग। द हेग। तो इसका मुख्यालय कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का? द हेग में। और इसकी स्थापना कब की गई थी भैया? तो 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। लिख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय खाली स्थान परिवर्तित होता है बीज में,
पुष्प केसर में, जायांग में, फल में। तो पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय किस में परिवर्तित होता है, फटाफट बताइए। तो भैया पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। देखा होगा कि पेड़ पौधों में अंडाशय मतलब जब फूल लग जाता है उसके बाद क्या बनेगा, फल ही तो बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्षतिग्रस्त सीएफएल और प्लोटोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें खाली स्थान वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। क्षतिग्रस्त सीएफएल और प्लेगोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें वाष्प होती है जो स्वभाव से जहरीली होती है। अमोनिया की, किसकी वाष्प होती बताना है, अमोनिया की, सल्फर डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, पागे की। फटाफट बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या होती है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा पागे की वाष्प होती है और जहरीली गैस होती है दोस्तों। ठीक है, तो इसे यहाँ पे क्या भरा जाएगा, पागे की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है, फ्लोएम, कोलेनकाइमा, जाइलम, स्कैलेरेन काइमा। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है, फटाफट बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, जाइलम कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जाइलम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। पुनरुत्पादन पौधे, बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। गेंदा, ब्रेड मोल्ड, आलू, अदरक। बताइए। ब्रेड मोल्ड पुनरुत्पादन बीज का पौधा है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ब्रेड मोल्ड। बी नंबर एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह है जैव प्लास्टिक, नायलॉन, रेयान, पॉलीस्टीरीन। बताइए फटाफट। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। सही है ना। फटाफट बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नायलॉन। ठीक है, जो नायलॉन होता है दोस्तों, ये किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर होता है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, नायलॉन। चलिए अगला क्वेश्चन। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी, 15 जनवरी, 17 सितंबर, 17 जनवरी। चलिए भाई फटाफट बता दीजिए। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को सभी लोग जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका पहला सम्मेलन 1975 में हुआ था। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन का पहला सम्मेलन 1975 में महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र के नागपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन। खालिस्तान ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। जीन बैप्टिस्ट मार्क, अगस्ट वाइजमैन, ग्रेगोर मेंडल, चार्ल्स डार्विन। अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जीन बैप्टिस्ट मार्क। यहाँ पे ए नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। रीबूटिंग इंडिया, रियलाइजिंग ए बिलियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। रिबूटिंग इंडिया, रियलाइजिंग ए बिलियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सत्यार्थ जोशी, नंदन नीलकर्णी, रतन टाटा, विशाल सिक्का। बताइए इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। इस पुस्तक के लेखक हैं नंदन नीलकर्णी। ठीक है, नंदन नीलकर्णी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी। पूर्ण रूप से जीएसटी की समिति किसके द्वारा की गई थी। राजा चेलिया, विजय केलकर, जीएसटी परिषद, मनमोहन सिंह आयोग। फटाफट बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा केलकर टास्क फोर्स द्वारा। किसके द्वारा,
केलकर टास्क फोर्स द्वारा क्या किया गया था, जीएसटी की पूर्ण रूप से सिफारिश की गई थी और ये 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हो गई थी। कब से लागू हुई थी, 1 जुलाई 2017 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है, कोच्चि, नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, फटाफट बताइए। तो भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ है दोस्तों, बेंगलुरु में है। इसे विज्ञान शहर भी कहते हैं, याद ही होगा, टेक्नोलॉजी का शहर है भैया ये। एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर की बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, उन्नाव। चलिए भाई बताइए। तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। कहाँ से है, रायबरेली से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 2 अक्टूबर 1950। तो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या रखा गया था, उत्तर प्रदेश रखा गया था दोस्तों, याद रखिएगा। 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था और उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को तथा राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को किया गया था। देखिए, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को तथा राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। मतलब काला नमक चावल की एक किस्म है, इसे एक जिला एक उत्पाद के योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया है, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, गोंडा। फटाफट बताइए। तो भैया इसका सही जवाब हो जाएगा सिद्धार्थनगर। ठीक है। तो ये जो काला नमक है चावल की एक प्रजाति होती है दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा सरबती है, बासमती है, सुने होंगे सब आपने, है ना। तो यही सारी चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। मज़ा आ गई है प्रश्नों में कि नहीं। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था भैया। तो ये देखिए एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। बिल्कुल सही जवाब है आप सभी के, एटा जिले के पटियाली गांव में। कहाँ हुआ था, पटियाली गांव में हुआ था। और जो पटियाली है वर्तमान में कासगंज जिले में आता है, पहले एटा में आता था, आज कासगंज में आता है। चलिए, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फैजाबाद। बहू बेगम का मकबरा, फटाफट बताइए कि बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है, फटाफट बताइए। तो बहू बेगम का मकबरा कहाँ है भैया, कहाँ है, तो फैजाबाद में। कहाँ है, फैजाबाद में। और दोस्तों बहू बेगम का वास्तविक नाम क्या था, उन्मत्तू जोहरा बेगम। ध्यान से लिखिएगा, उन्मत्तू, मैं लिखे दे रहा हूँ, उन्मत्तू जोहरा बेगम। कई बार पूछा जाएगा कि बहू बेगम का वास्तविक नाम क्या था, तो उन्मत्तू जोहरा बेगम। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था। गिरिजा देवी, किशोरी अमोनकर, वसुंधरा कोमकाजी, हीराबाई बागोडकर। फटाफट बताइए कि किस शास्त्रीय गायिका को अप्पा जी के नाम से बुलाया जाता था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा गिरिजा देवी। ठीक है दोस्तों, गिरिजा देवी। और ये बनारस के राजघराने से संबंधित है। गिरिजा देवी का संबंध किस राजघराने से, बनारस। चलिए, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खालिस्तान संप्रदाय से संबंधित है। नागा, नाथ, कालमुख, माधव। तो किस संप्रदाय से हैं, नाथ संप्रदाय से हैं। कैसे हैं, नाथ संप्रदाय से संबंधित। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर दोस्तों। चलिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है, गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया और बस्ती। फटाफट बता दीजिए।
तो उत्तर प्रदेश का जो महाराजगंज जिला है इसकी जो सीमा है किसके साथ लगती है, नेपाल से लगती। गोरखपुर की डायरेक्ट नहीं लगती, बलिया की नहीं लगती, बस्ती की नहीं लगती दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अतिरिक्त जो सिद्धार्थनगर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, बलरामपुर है, लखीमपुर खीरी है और पीलीभीत है, इन सभी जिलों की भी सीमा किसके साथ रखती हैं, नेपाल के साथ रखती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित होते हैं। तो गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद, गुरु श्री हरिकृष्ण, श्री गुरु गोविंद सिंह। तो बताइए 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। फटाफट आप सबके जवाब आने चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इन्होंने किसकी स्थापना की थी, खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। और ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, 10वें नंबर के थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है। 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में खरीदे गए सोने की मात्रा क्या होगी। 2.46 मीट्रिक टन, 4.46 मीट्रिक टन, 6.46 मीट्रिक टन, 8.46 मीट्रिक टन। फटाफट जवाब दीजिए, सोने की कितनी मात्रा है। इसका सही जवाब हो जाएगा 8.46 मीट्रिक टन। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। चलिए जाएगा कुछ, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। बताइए किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से शुरू की थी। श्री गुरु नानक देव, श्री गुरु अमर, श्री गुरु गोविंद सिंह, श्री गुरु रामदास। फटाफट बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु अमरदास। इन्होंने जो विवाह होते थे उसे आनंद कारज कहा था। क्या कहा था, आनंद कारज, ठीक है। चलिए याद रखिएगा इनके बारे में, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। और ये सिखों के तीसरे नंबर के गुरु, कई बार पूछा जाएगा सिखों के तीसरे गुरु कौन है, तो अमरदास हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय वर्ष 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। फटाफट इसका सबका जवाब आ जाना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा फल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी। 126.80 बिलियन, 136.80 बिलियन, 146.80 बिलियन और 156.80 बिलियन। फटाफट बताइए कि 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 156.80 बिलियन, मतलब सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है। 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। 1975 में आपातकाल के समय चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। और अगला है 1975 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या है, बताना है कौन सा कथन सही है, गलत नहीं बताना है, सही बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1975 में आपातकाल के समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी कौन थी, इंदिरा गांधी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही है, मिलान कीजिए, है ना। चलिए मिला लीजिए भैया फटाफट। 19 का ई, चलिए देख लेते हैं फटाफट।
ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है कि अनुच्छेद 19 का ई किससे संबंधित है। ई नहीं है, या ए होना चाहिए। अच्छा है, ए भी है, ई भी है, बी भी है, जी भी है। तो अनुच्छेद 19 का ए, भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सही है ना। भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार 19 का, ये बिल्कुल सही है। ये तो मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा मिलान सही है? अनुच्छेद 19 ई, संघ का अधिकार। तो भैया ये जितने हैं आप देख पा रहे होंगे, आपको मिलान करना है। यहाँ पे सही मिलान करना था और मेरे हिसाब से यही सही है, बाकी सब सही नहीं है, क्योंकि सही बताना तो सही हमने कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ही हो गया ख़त्म। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता।